Hello guys, how are you? I hope you all are fine and you are studying with your passion. Okay. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे. ओके. तो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो पहला चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. इसमें हम क्या पढ़े थे? इसमें हम पढ़े थे कि बिल्डिंग मटेरियल्स होता क्या है और बिल्डिंग मटेरियल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सीमेंट. आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. ठीक है. और यहाँ पर मैं एकदम एक एक चीज़ को बारीकी से आपको पढ़ाने वाले हूँ. सो गाइस, अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहो. चलिए हम शुरू करते हैं सीमेंट. हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल दूँ, इसमें मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा हूँ. ठीक है. तो इसके लिए आप माफ़ कर देना और आगे से हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हुए चलेंगे. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं सीमेंट एकदम शुरू से. इस सीमेंट के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि सीमेंट के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर हम पढ़ने वाले व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने टाइप का होता है. ठीक है. नेक्स्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सीमेंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड देयर फंक्शंस. सीमेंट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या क्या है और उसके फंक्शन क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, सीमेंट का चैप्टर में, वो है बोक्स कंपाउंड एंड देयर बिहेवियर एंड फंक्शंस. बोक्स कंपाउंड क्या होता है और उसका फंक्शंस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है ये डिटेल में हम समझेंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू बीआईएस. बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट ऑफ सीमेंट. सीमेंट का कई प्रकार का टेस्ट होता है. सबसे पहले ये कुछ टेस्ट होता है जो फील्ड में हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं फील्ड टेस्ट, और कुछ टेस्ट हम लेबोरेटरी में करते हैं, इसको हम लैब टेस्ट बोलते हैं. तो ये सब चीज़ हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे. ठीक है. एक एक चीज़ को हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे सीमेंट क्या है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल फॉर्म्ड बाय pulverization of clinkers which is made by calcinating the raw materials like calcareous and argillaceous material. तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल. सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है. तो आपका मन में सवाल आएगा बाइंडिंग मटेरियल क्या है ना. बाइंडिंग मटेरियल वो होता है जो कोई मटेरियल को जोड़ते हैं. ठीक है. मान लीजिए ये एक सैंड पार्टिकल है और इसके बगल में एक और सैंड पार्टिकल है. ठीक है. ये दोनों सैंड पार्टिकल को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई एक बाइंडर को यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम जो लेंगे बाइंडर वो है सीमेंट. ओके. और मान लीजिए ये एक ब्रिक है. ठीक है. और इस ब्रिक के साथ दूसरा एक ब्रिक को आपको जोड़ना है. तो ये जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे मोटर. ठीक है. और ये मोटर में क्या होता है ना, मोटर में होता है सीमेंट प्लस सैंड. ओके. तो ये सीमेंट क्या करते हैं, सैंड पार्टिकल्स को जोड़ने का काम आता है और फाइनली ये ब्रिक को भी जोड़ रहे हैं. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स को, एग्रीगेट्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, उसको हम बाइंडर्स बोलते हैं. तो सीमेंट क्या है, वन काइंड ऑफ बाइंडर्स है. नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय पल्वराइजिंग ऑफ क्लिंकर्स. यहाँ पर आप एक नया वर्ड देखेंगे, पल्वराइजेशन. पल्वराइजेशन क्या होता है, हम एक एक चीज़ को आपको बताते हुए चलेंगे. ठीक है. हम एक एक चीज़ को आपको बताते हुए चलेंगे. ओके. पल्वराइजेशन क्या है हम बता रहे. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर नया नया चीज़ आप क्या देखे हैं. ठीक है. फॉर्म्ड बाय पल्वराइजेशन ऑफ क्लिंकर्स विच इज मेड बाय कैल्सिनेटिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक कैलकेरियस एंड आर्जिलिसियस मटेरियल. तो यहाँ पर सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो आर्जिलिसियस एंड कैलकेरियस मटेरियल से बनता है.
आर्जिलेसिस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जान लीजिए कि कैल्केरियस मटेरियल और आर्जिलेसिस मटेरियल को हम पहले क्या करते हैं, क्रश करते हैं, दोनों को हम क्रश करते हैं। ठीक है, क्रश करने के बाद, क्रश मतलब ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद हम दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद ये मिक्सिंग को हम हीट करते हैं। ठीक है, मिक्सिंग को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये हीटिंग प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन के बाद हमको मिलता है क्लिंकर। क्या मिलता है, क्लिंकर। ठीक है, और बाद में ये क्लिंकर को हम क्या करते हैं, ये क्लिंकर को बाद में हम पल्वराइजिंग करते हैं। पल्वराइजिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राइंड कर देना, क्रश कर देना। ठीक है, तो क्लिंकर क्या होता है, ये हार्ड सब्सटेंस है। इस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल को इंडिविजुअली हम क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं एंड देन इसको टेम्परेचर देते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन यहाँ से आपको क्लिंकर बनता है। ठीक है, और बाद में ये क्लिंकर को आप क्रश करते हैं। ठीक है, क्रश करने के बाद आपको फाइनली सीमेंट मिलते हैं। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सीमेंट कितने प्रकार का होता है। सीमेंट का अगर आपको टाइप पूछते हैं तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि सीमेंट दो टाइप का होता है। सबसे पहले है हाइड्रोलिक सीमेंट एंड सेकेंड जो है वो है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। सीमेंट कितने टाइप का होता है, इनिशियली हम सीमेंट को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोलिक सीमेंट एंड देन नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल्स क्या होगा, ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एंड पीपीसी। और भी बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पर हम दो ही बात कर रहे हैं। ओपीसी और पीपीसी हम हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल्स के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। नेक्स्ट है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल क्या है, जिप्सम एंड पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है। तो हाइड्रोलिक जो वर्ड है ना, इसमें देखो जो वर्ड है हाइड्रो, HYDRO, ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है पता है, पानी। जो सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद उसका सेटिंग और उसका हार्डनिंग होता है, उसको हम हाइड्रोलिक सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट विच सेट्स एंड हार्डन्स ड्यू टू वाटर। पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद जो सीमेंट सेट करते हैं और बाद में वो हार्ड होता है, उसको हम हाइड्रोलिक सीमेंट बोलते हैं। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट इज अ सीमेंट विच इज सेट एंड हार्डन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, नॉट बाई और नॉट बिकॉज ऑफ H2O। मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद सेटिंग नहीं होता है, उसके बदले में एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करने के बाद सेटिंग होता है और बाद में हार्डन होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का मतलब क्या है, जो पानी के साथ रिएक्ट करके सेटिंग नहीं होता है। ठीक है, वो कार्बोनेशन का एक प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो सेटिंग होता है और बाद में हार्डन होता है। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ वाटर, पानी के साथ ये रिएक्ट करके सेटिंग नहीं होता है। अब इसको हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले जो सीमेंट इन्वेंट किया गया था वो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट था, इसीलिए नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में देखिए इन्वेंटेड अर्लियर, ये सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। ये आप बोलोगे कि सीमेंट जो अभी का जो सीमेंट है ओपीसी, ये ओपीसी इन्वेंट होने के पहले भी बिल्डिंग बनते थे। ठीक है, तो उस समय मकान बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल, मतलब कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते थे, वैसे तो बहुत सारा था। ठीक है, फिर भी मेनली हम जिप्सम, पीओपी ये सब यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये जिप्सम जो है ये भी एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का ही एग्जाम्पल है जो हमने पहले देखे थे। ठीक है, तो अभी एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि हाइड्रोलिक सीमेंट जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो ओपीसी है, ये पहले नहीं था, पहले हम नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट ही यूज़ करते थे। 1824 में जोसेफ ऑस्बर्न क्या किया था ना, पोर्टलैंड नाम का जो जगह इंग्लैंड में था वहाँ पर से ग्राउंड लाइमस्टोन और क्ले, ग्राउंड लाइमस्टोन और क्ले का एक मिक्सचर था। ठीक है, ये मिक्सचर को
उन्होंने लेके आ गए थे घर पे, और घर पे लेके आने के बाद उनका जो किचन स्टोव था और उसमें वो इसको हीट करने लग गए थे, ठीक है। और ये हीटिंग करने के बाद वो क्या किए, उसको बाद में पल्वराइज किए। पल्वराइज के मतलब पाउडर फॉर्म में लेके आए, ठीक है। और पाउडर फॉर्म में लेके आने के बाद उसमें उन्होंने वो कोहेसन और एडिशन का जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने देखे, और वो देखे कि एज ए बाइंडिंग मटेरियल काम कर रहे। तो उसी समय से ही सीमेंट इन्वेंट हुआ था, ठीक है। कौन किए थे? जोसेफ आस्बडिन, वो मैंने पहले ही बताया अभी। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो इन्वेंटेड सीमेंट है वो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट था, और बाद में हाइड्रोलिक सीमेंट 1824 में जोसेफ आस्बडिन इन्वेंट किया था। आज के डेट में मोस्ट कॉमन जो यूज़ होने वाले सीमेंट है वो है हाइड्रोलिक सीमेंट, जैसे ओपीसी, पीपीसी, ये सब है, ठीक है। एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में यूज़ आजकल नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेस कॉमन हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोलिक सीमेंट किससे बनता है ना? हाइड्रोलिक सीमेंट बनता है लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम के मिक्सचर से, ठीक है। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में क्या होता है कंटेंट? लाइम, जिप्सम पाउडर और ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आज के डेट में हाइड्रोलिक सीमेंट पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, ठीक है। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट ऑब्सोल्यूट होते जा रहा है, ठीक है। इसका यूजेस ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन जो कारण है वो है ये लेस ड्यूरेशन हाइड्रोलिक सीमेंट जो है वो लेस ड्यूरेशन में सेटिंग हो जाता है, बहुत कम समय में सेटिंग हो जाता है। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट जो है वो सेटिंग होने के लिए बहुत टाइम लगता है। और एक खास वजह है कि हाइड्रोलिक सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करके सेटिंग होता है, और इसमें से हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी के नीचे बन सकता है। लेकिन नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट से वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर और पानी के नीचे कुछ स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेट हो जाता है और वो उसका मतलब शेप बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण हम मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रोलिक सीमेंट ही यूज़ करते हैं, और यही आज के डेट में सबसे मोस्ट पॉपुलर सीमेंट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं सम बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट सीमेंट, ठीक है। सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय अ ब्रिटिश स्टोन मेसन नेम जोसेफ आस्बडिन इन 1824 एट पोर्टलैंड, इंग्लैंड। सो सीमेंट को पहले इन्वेंट किए थे एक ब्रिटिश स्टोन मैशन जिसका नाम था जोसेफ आस्बडिन, ओके। कब किए थे? 1824 में। तो सीमेंट इन्वेंट हुआ था 1824 में, और इन्वेंट किए थे एक ब्रिटिश स्टोन मैशन जिसका नाम था जोसेफ आस्बडिन, ओके। कहाँ पर? पोर्टलैंड, इंग्लैंड है। इसीलिए ये जो सीमेंट है इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। ये पोर्टलैंड का जो नाम आया है ये पोर्टलैंड, इंग्लैंड से ही आया है, इसीलिए हम इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या तो शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल और अ बाइंडर विच शोज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी व्हेन कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ओके। सो सीमेंट में अगर हम पानी मिक्स करते हैं, ठीक, तो सीमेंट दो टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है। एक है कोहेसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एडहेसिव प्रॉपर्टी। ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण ही सीमेंट किसी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो कोहेसिव प्रॉपर्टी और एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको पूछते हैं कि कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है और एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो सेम टाइप का मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये अट्रैक्शन को हम बोलेंगे कोहेशन। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एडहेशन। कोहेशन क्या है ना? सेम मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम कोहेशन बोलते हैं, और अलग अलग मटेरियल और अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम एडिशन बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सीमेंट का ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी तभी शो करता है सीमेंट जब सीमेंट के साथ हम पानी मिलाते हैं, तभी ये प्रॉपर्टी सीमेंट शो करती है। नेक्स्ट, सीमेंट इज ए कॉस्टिक विच कैन बर्न स्किन, आइज लाइक एसिड्स। नेक्स्ट, वेट ऑफ वन बैग सीमेंट इज 50 kg। एक बैग सीमेंट का जो वजन होता है वो है 50 किलो, ठीक है, 50 kg, ठीक है। वन बैग ऑफ सीमेंट इज ऑफ 50 kg। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440 kg पर मीटर क्यूब। सो सीमेंट का जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है
वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक बैग सीमेंट का अगर वेट आपको पूछते हैं तो आप इजीली बता दोगे कि 50 किलो होता है, लेकिन एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? आपको पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ओके, V इक्वल टू एम बाई रो, रो का मतलब डेंसिटी होता है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू मास, मास कितना होता है एक बैग सीमेंट का? 50 किलो। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेंसिटी कितना होता है? अभी हम आपको बताए थे 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो मास को आप डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ये वॉल्यूम होगा 0.034722, और ये आप राउंड फिगर में ले लोगे तो 0.035 मीटर क्यूब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सीमेंट में सबसे पहले रहता है जो वो है लाइम। ठीक है, लाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये 62 से 67% तक रहता है। ओके, नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका SiO2, सिलिका रहता है 17 to 25%। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, ये रहता है 3 से लेके 8% तक। ओके, नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये रहता है 3 से लेकर 4% तक। उसके बाद है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मतलब MgO, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये मैग्नीशिया रहता है 1 से लेकर 3% तक। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, इसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट का एक फॉर्म है जिप्सम। ठीक है, सो सीमेंट में कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का फॉर्म में रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये केमिकल जो फार्मूला है वो है CaSO4 2H2O, 3 से लेकर 4% तक रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी सीमेंट को प्रोवाइड करता है। ये सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर। सीमेंट में सल्फर भी होता है 1 से लेकर 3% तक। नेक्स्ट है एल्कालीज। ओके, Na2O और K2O, ये 0.2 से लेकर 1% तक रह सकता है। सो ये जो केमिकल्स हमने बताया, ये सारे केमिकल्स सीमेंट में प्रेजेंट होता है। लगभग जो जो परसेंटेज हम बताए हैं ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अभी ये जो केमिकल कंपोजिशंस जो सीमेंट में है, इस सारे का सारे कुछ ना कुछ फंक्शन है। ठीक है, इनका तो इनका फंक्शन क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइम। लाइम क्या करता है? लाइम सीमेंट को स्ट्रेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है? तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि साउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग होना और श्रिंकेज होना। ठीक है, कोई भी चीज स्वेल कर जाना और बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होकर श्रिंकेज हो जाना। ठीक है, फिर यहां से स्वेल कर जाना। सो ये वॉल्यूम जो चेंजेस होता है ना, ये वॉल्यूम चेंजेस को हम साउंडनेस बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली साउंडनेस बोला जाता है वॉल्यूम चेंजेस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको। ठीक है, सो व्हाट इज साउंडनेस? साउंडनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम चेंजेस। सो लाइम अगर ज्यादा अमाउंट में रहता है सीमेंट में तो वो सीमेंट का साउंडनेस को कम कर देता है, यानी सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। नेक्स्ट है लाइम अगर कम रहेगा तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। मतलब लाइम बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लाइम कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। ठीक है, सो लाइम सीमेंट का स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस इफ लाइम कंटेंट इज मोर। अगर लाइम कंटेंट को आप बढ़ाओगे तो सीमेंट में वॉल्यूम चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने बताया पहले कि ये साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, सीमेंट का वॉल्यूम चेंजेस के लिए लाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट है
इट सेट स्लोली, लाइम बहुत ही स्लोली सेट होता है। लाइम सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, यानी स्लोली सेट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिका। सिलिका क्या करते हैं ना, सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे लाइम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, वैसे सिलिका भी सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, इट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम। ST मतलब यहाँ पर सेटिंग टाइम। सिलिका कंटेंट बढ़ाने से सेटिंग टाइम बढ़ता है, मतलब स्लोली सेट होता है। ठीक है, सिलिका कंटेंट बढ़ा रहे तो सेटिंग टाइम भी बढ़ रहा है और स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। याद रखिएगा ये रिलेशनशिप को। ठीक है, अगर सिलिका कंटेंट बढ़ रहा है तो सेटिंग टाइम भी बढ़ रहा है एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, तीनों बढ़ रहा है एक साथ में। सीमेंट में अगर सिलिका कंटेंट बढ़ा रहे हो तो सेटिंग टाइम बढ़ रहा है। सेटिंग टाइम बढ़ने का मतलब स्लो सेट होना। सिलिका कंटेंट अगर बढ़ रहा है तो सेटिंग टाइम बढ़ रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है वो सेट होने में। ठीक है, धीरे धीरे सेट होगा एंड स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग और फ्लैश सेटिंग, मीन्स सेटिंग टाइम लेस, बहुत ही जल्दी सेट होने वाला एक प्रॉपर्टी सीमेंट को प्रोवाइड करती है एल्यूमिना। ठीक है, क्विक सेटिंग, एकदम फटाफट सेटिंग हो जाता है एल्यूमिना बढ़ाने से। एल्यूमिना कंटेंट बढ़ाने से क्विक सेटिंग या तो फ्लैश सेटिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एल्यूमिना कंटेंट आप बढ़ा रहे हो तो सेटिंग टाइम आपका कम हो रहा है, मतलब कम टाइम में सेट हो रहा है, तभी तो उसको हम क्विक सेटिंग बोलेंगे। ठीक है, एल्यूमिना कंटेंट को बढ़ा रहे हो तो सेटिंग टाइम घट रहा है, कम टाइम में सेट हो रहा है, फ्लैश सेट हो रहा है और क्विक सेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस। वॉल्यूम चेंजेस मतलब श्रिंकेज और स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, यहाँ पर हम बताए थे ना कि लाइम भी ये कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर एल्यूमिना भी आपको अनसाउंडनेस प्रोवाइड करती है। ये साउंडनेस जो प्रॉपर्टी हम जो बात कर रहे हैं ना कि वॉल्यूम चेंज होना, कोई भी मटेरियल में अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, मतलब एक बार बहुत ज़्यादा स्वेल कर जा रहा है और एक बार सिकुड़ के श्रिंकेज हो जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, ये मटेरियल को क्रैक करता है, ये अच्छा प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिक्रीजेस क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकर क्या होता है ना, कैल्सिनेशन के दौरान आपको मिलता है क्लिंकर। सो ये क्लिंकर के लिए आपको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन एल्यूमिना क्या करती है, ये टेम्परेचर को डाउन कर देती है। ठीक है, क्लिंकर क्या है ये हम बाद में डिटेल में आपको और बताएंगे। ठीक है, सो आप यहां पर ये याद रखिए कि क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो है वो एल्यूमिना डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या है ना, जिप्सम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीमेंट में। इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। जिप्सम कंटेंट अगर आप बढ़ाओगे तो सेटिंग टाइम बढ़ेगा, मतलब लेट सेट होगा, सेटिंग टाइम बढ़ेगा, ज़्यादा टाइम लेगा सेट होने में। ठीक है, तो सीमेंट अगर आपको ज़्यादा टाइम में लगाना है सेट करने में तो आपको जिप्सम कंटेंट बढ़ाना है और क्विक सेटिंग कराना है, जिप्सम कंटेंट को ना के बराबर, जीरो के बराबर कर देना है। ठीक है, आपको क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए तो आपको जिप्सम को एकदम फ्री जीरो कर देना पड़ेगा, इसीलिए क्विक सेटिंग सीमेंट को हम जिप्सम फ्री सीमेंट भी बोलते हैं। तो क्विक सेटिंग टाइम रिक्वायर है अगर आपको, तो आप जिप्सम कंटेंट को जितना हो सके कम कर दो। ठीक है, या तो नियरली इक्वल टू जीरो मिनिमाइज कर दो एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या क्या प्रोवाइड करती है सीमेंट में, कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। कलर कौन सा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यहां पर आप याद रखिए आयरन ऑक्साइड सीमेंट में तीन चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक है कलर, दूसरा है स्ट्रेंथ एंड तीसरा है हार्डनेस। कौन सी कलर, जनरली ये रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया भी कलर प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करती है और वॉल्यूम चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम अनसाउंडनेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर भी वॉल्यूम चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड उसके बाद है एल्कालीज। एल्कालीज रिस्पॉन्सिबल होता है एफ्लोरेसेंस के लिए। ठीक है, एफ्लोरेसेंस क्या है, आप कभी कभी ईटा का दीवार में ना
ऐसा देखोगे ईटा का दीवार में, आप कभी कभी ऐसा देखोगे कि वाइट वाइट कलर का पैचेस दिखेगा आपको, ठीक है, एक सॉल्टी नेचर का वाइट वाइट पैचेस दिखेगा दीवार में। तो ये जो वाइट पैचेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ये जनरली एल्कालीज के कारण होता है। अगर आपका सीमेंट में एल्कालीज प्रेजेंट है ना, तो ये एफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये स्ट्रक्चर को मतलब डिटेरियोरेट कर देता है, ठीक है। ये एक अच्छा प्रॉपर्टी मतलब प्रोवाइड नहीं करता है। एफ्लोरेसेंस एक अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है, ये मटेरियल का डिटेरियोरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए हम देखते हैं अभी बोक्स कंपाउंड। बोक्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। सीमेंट का जो मेन दो रॉ मटेरियल होता है ना, दो मेन रॉ मटेरियल, वो आप याद रखिए, एक है आर्जिलिसियस मटेरियल एंड दूसरा है कैलकेरियस मटेरियल। तो आर्जिलिसियस मटेरियल क्या होता है और कैलकेरियस मटेरियल क्या होता है। आर्जिलिसियस मटेरियल में ये जो आर्किल है ना, ARGIL, आर्किल, इसका मतलब होता है, आर्किल और आर्जिल जो भी बोलिए, इसका मतलब होता है सॉयल या क्ले। इसका मतलब होता है सॉयल या क्ले। सो आर्जिलिसियस मटेरियल में क्ले प्रीडोमिनेंट होगा, ठीक है। यहां पर आर्जिलिसियस मटेरियल में क्ले का कंटेंट डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे आर्जिलिसियस मटेरियल क्या है ना, क्ले। नेक्स्ट कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल में कैल्शियम प्रीडोमिनेट करेगा, ठीक है। सो कैलकेरियस मटेरियल में यहां पर हम लाइमस्टोन और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, वो हम यहां पर लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आर्जिलिसियस मटेरियल के हिसाब से हम क्ले लेते हैं यहां पर, और कैलकेरियस मटेरियल के हिसाब से हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। लाइमस्टोन भी इसको बोला जाता है। ये दोनों को हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं एंड देन मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स हो जाने के बाद क्ले और कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स लाइमस्टोन, दोनों को क्रश करके मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर को हम 1400 से लेकर 1600 डिग्री तक टेम्परेचर में हम इसको हीट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहां पर याद रखिए, ये कभी भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होगा। किसका बिलो मेल्टिंग पॉइंट ना, जो कैल्सिनेशन में जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट का नीचे ही हम उसको हीट करेंगे। और ये कभी भी कम टेम्परेचर नहीं होता है, 1400 से लेकर 1600 डिग्री एक हाई टेम्परेचर होता है। सो कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलिसियस मटेरियल को मिक्स करने के बाद जब हम 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में इसको हीट करते हैं, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सो कैल्सिनेशन का जो हम पहले बता रहे थे ना आपको, कैल्सिनेशन क्या है सीमेंट का डेफिनेशन के टाइम, सो ये आपको पता चल गया। कैल्सिनेशन होता है आर्जिलिसियस और कैलकेरियस मटेरियल को हाई टेम्परेचर में बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट करने को बोला जाता है, ठीक है। और कैल्सिनेशन के बाद हमको क्लिंकर मिलते हैं। क्लिंकर क्या है, क्लिंकर जब ये जो मिक्सिंग कर रहे हैं ना हम, क्ले और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को, ये मिक्स करने के बाद हीटिंग प्रोसेस चल रहा है, और हीटिंग प्रोसेस के बाद ये आपस में मिक्स हो जाता है, और ये मिक्स होने के बाद जो मटेरियल आपको हार्ड मटेरियल मिलता है उसको हम क्लिंकर बोलते हैं। और ये क्लिंकर जब बनता है, उसके बाद क्लिंकर को हम ग्राइंड करते हैं, पल्वराइज करते हैं, और फाइनली हमको जिप्सम ऐड करने के बाद 3 से लेकर 4% जिप्सम हम ऐड करते हैं, हमको फाइनली सीमेंट मिल जाता है, ठीक है। सो सीमेंट का जो प्रोसेस है वो डिटेल में हम देखेंगे। सीमेंट मेनली 2 टाइप का प्रोसेस में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक है ड्राई प्रोसेस और दूसरा है वेट प्रोसेस। वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर बोक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। सो हम एक बता दिए आपको ओवरव्यू कि जब क्लिंकर बनता है ना, सो क्लिंकर बनने के टाइम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर बनता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसा कंपाउंड जो आपस में घुल मिल जाने के बाद क्लिंकर बनने के टाइम जेनरेट कर जाते हैं। वो कंपाउंड्स को हम क्लिंकरिंग कंपाउंड्स, या तो उसको हम बोलते हैं बोक्स कंपाउंड, ठीक है। सो ये बोक्स कंपाउंड और ये क्लिंकरिंग कंपाउंड्स जो है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, जो बोक्स कंपाउंड जनरेट होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं C3S, C2S,
C3A, C4AF, ये चारों बोक्स कंपाउंड होता है। ये चारों को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि C3S जो है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है 3CaO ठीक है। इसको हम एलाइड भी बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं C3S में, C3S से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना होता है 25 to 50%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। अभी आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO, इसको हम बोलते हैं बेलाइट और C2S से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। 25 से लेकर 40% तक होता है। नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO, सैलाइड बोलते हैं हम इसको और इसका डिनोट करते हैं हम इसको C3A से। 5 से लेकर 11% तक ये रहता है। नेक्स्ट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ठीक है, 4CaO, इसको हम फेलाइट भी बोलते हैं और C4AF से डिनोट करते हैं, जो कि 8 से लेकर 14% तक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ सीमेंट डिपेंड्स अपॉन दोज 4 केमिकल कंपाउंड्स। कोई भी एक सीमेंट का बिहेवियर क्या होगा वो ये चारों बोक्स कंपाउंड का परसेंटेज के ऊपर और इसका नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये चारों बोक्स कंपाउंड कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके ऊपर ही सीमेंट का बिहेवियर डिपेंड करेगा। अभी सीमेंट में जो हम 4 बोक्स कंपाउंड देखे हैं वो चारों बोक्स कंपाउंड का जो फंक्शंस है वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोक्स कंपाउंड का जो फंक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोक्स कंपाउंड का फंक्शंस अगर आपको नहीं समझ में आते तो अलग अलग सीमेंट का जो प्रॉपर्टी का वेरिएशंस होगा वो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो चारों बोक्स कंपाउंड का फंक्शंस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और याद भी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं C3S इज द बेस्ट बोक्स कंपाउंड। याद रखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो है C3S ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्ली स्ट्रेंथ मतलब 7 डे स्ट्रेंथ के लिए, ओके। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाउइंग। फ्रीजिंग का मतलब टेम्परेचर लो हो जाना और थाउइंग का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना। मतलब फ्रीजिंग का मतलब कूल टेम्परेचर और थाउइंग का मतलब हॉट टेम्परेचर, ओके। सो ये टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर का जो चेंजेस होता है इसको रेजिस्ट करते हैं C3S, ठीक है। नेक्स्ट है जेनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। कोई भी सीमेंट का अगर कोई भी बोक्स कंपाउंड हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा कर रहे ना तो वो जल्दी रिएक्शन करेगा सीमेंट के साथ। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन जब सीमेंट के साथ आप पानी मिलाओगे, सीमेंट के साथ आप जब पानी मिलाओगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। सीमेंट के साथ पानी मिलाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होगा और ये केमिकल रिएक्शन के कारण आपको हीट जनरेटेड देखने को मिलेगा। मतलब हीट यहाँ पर आपको पैदा होते हुए दिखेगा और ये हीट जनरेशन को ही हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। ये एक्चुअली सीमेंट जब पानी के साथ मिलाओगे ना तो जो हीट आएगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन, ठीक है। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे, ये केमिकल प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। और ये हाइड्रेशन प्रोसेस में जो हीट जनरेट होगा उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो C3S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो है 500 जूल पर ग्राम, ठीक है। सो फिर से एक बार हम देख लेते हैं C3S का जो फंक्शन है वो क्या क्या है। ये बेस्ट बोक्स कंपाउंड है, C3S बेस्ट बोक्स कंपाउंड है, रिस्पॉन्सिबल है 7 डे स्ट्रेंथ यानी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए और ये फ्रीजिंग और थविंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट है मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करते हैं, ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन ये जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट के साथ नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलता किसको है ना, जब सीमेंट के साथ आप पानी को मिलाओगे ना, जब सीमेंट के साथ आप पानी मिलाओगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसको आप हाइड्रेशन बोलोगे
और ये हाइड्रेशन के कारण हीट जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा और ये हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है। तो C3H का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो 500 जूल पर ग्राम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे C2S, ये रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। इसको हम C2S को हम बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3H को हम बोल रहे थे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और C2S को हम बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब 28 डेज। हम जनरली 28 दिन का जो स्ट्रेंथ है उसी को सीमेंट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है। जबकि 28 दिन के बाद भी सीमेंट धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ और गेन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम 28 दिन का जो स्ट्रेंथ होते हैं उसी को फाइनल मानकर चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। C3H जो था वो फास्ट रिएक्ट करता था और C2S जो है वो स्लो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी स्लो ही होगा, ठीक है। ये तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है 262 जूल पर ग्राम। ये बहुत ही कम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्ट करती है ना, और जो धीरे धीरे रिएक्ट करती है वो फाइनल स्ट्रेंथ देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। वो क्विक स्ट्रेंथ दे नहीं पाता है। सब देखो लॉजिक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे सब लॉजिक का सीक्वेंस में है सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक। केमिकल अटैक जो होता है ना, कोई भी सीमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, मान लीजिए एक सीमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये कोई कोस्टल एरिया में बना हुआ है, नीचे से समुंदर है, ठीक है, नीचे से समुंदर सी, और ये समुंदर का जो पानी है इसमें डिफरेंट टाइप का सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जब ये स्ट्रक्चर में बार बार लग रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चर का जो सरफेस होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो केमिकल्स सी में है ये स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करते हुए स्ट्रक्चर को डिटेरियोरेट या तो धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाते रहेगा। सो इससे बचाने के लिए हम C2S यूज़ करते हैं। C2S एक्चुअली केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है मेनली। सो यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिस्कशन हम करेंगे C3S और C2S। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। C3S फास्ट रिएक्ट करता है पानी के साथ, C2S स्लो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। C3S 500 जूल पर ग्राम का हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, C2S 262 जूल पर ग्राम का हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। C3S इनिशियल स्ट्रेंथ देते हैं जो कि 7 दिन का होता है, ठीक है, और C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है जो 28 दिन का होता है, ठीक है। अभी कुछ स्पेशल केसेस हम यहाँ पर बताएंगे आपको, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, ठीक है। कोल्ड वेदर जो केस होता है ना, मान लीजिए कोई ठंडी जगह है, ठीक है, तो ठंडी जगह में ना अगर आप C3S को यूज़ कर रहे हैं, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को यूज़ करेंगे, पानी के साथ फास्ट रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर पहले से ही कोल्ड वेदर में हीट कम होता है, कोल्ड वेदर में पहले से ही हीट कम होता है, ठीक है। अगर वहाँ पर आप C2S का कंटेंट ज़्यादा कर दे रहे हो तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, पहले से ठंडी है तो और ठंडी हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करेगा। लेकिन वहाँ पर कोल्ड वेदर में अगर आप C3S यूज़ करोगे जो कि ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन दे रहा है, वो स्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहेगा। सो कोल्ड वेदर केसेस में हम C3S को बढ़ा देंगे, इसका कंटेंट को बढ़ा देंगे, C3S कंटेंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के केस में, मास कंक्रीट मतलब डैम मान लीजिए, ठीक है, तो मास कंक्रीट में क्या होता है ना, ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब C3S। सो हमको क्या करना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करना है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका कम है, C2S का, 262 जूल पर ग्राम है, तो हम मास कंक्रीट में C2S कंटेंट ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। कोल्ड वेदर केस में C3S को बढ़ा देंगे क्योंकि ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, और मास कंक्रीट के केस में C2S को बढ़ा देंगे क्योंकि कम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों का लॉजिक समझा पाया हूँ,
आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कोई अगर डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पा रहा है, कोचिंग नहीं ले पा रहा है, उसको दिल से सपोर्ट करना मेरा काम है। मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हर एक वो बच्चे के लिए जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई उसको सिखाने वाले नहीं है, कोई बताने वाले नहीं है। मैं उनको फोकस करते हुए चलूँगा, ठीक है। सो गाइस, मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका दोस्त के साथ मेरा ये वीडियोस वगैरह शेयर करो, और कोई 1% को भी अगर मेरे वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, ठीक है। मेरे वीडियो से कोई 1% को भी अगर हेल्प हो रहा है तो वो मुझे मोटिवेट करने के लिए इनफ है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे C3A, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेटिंग के लिए। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि एल्यूमिना जो है वो क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में तो एल्यूमिना होता है, तो एल्यूमिना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्विक सेटिंग, और ये फ्लैश सेटिंग के लिए, अर्ली सेटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये याद रखिएगा, एल्यूमिना जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देता है और हाईएस्ट है एकदम। ये कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है? 865 जूल पर ग्राम। और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है क्योंकि क्विक रेडिएट कर रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट अगर पानी के साथ क्विक रिएक्ट कर जा रहा है, क्विक रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्विक रिएक्ट कर रहे हैं, सो आपका रिएक्शन भी बहुत तगड़ा हो रहा है, आपका रिएक्शन भी बहुत फास्ट हो रहा है। और फास्ट रिएक्शन जब होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो ये एक लॉजिक के साथ बंधा हुआ है सब चीज़, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, वो है ससेप्टेबल टू केमिकल अटैक। C3A जो है वो केमिकल अटैक के लिए ससेप्टेबल होता है, ठीक है। C3A जो है उसमें केमिकल अटैक होने का चांसेस रहता है ज़्यादा, मेनली सल्फेट अटैक। सल्फेट का मतलब CaSO4, सल्फेट के द्वारा केमिकल अटैक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है अगर आपका सीमेंट में C3A कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम चेंजेस। मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम जो है वो वॉल्यूम चेंजेस यानी श्रिंकेज और स्वेलिंग ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी एक इनका फीचर है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा होता है किसका? C3A का। कितना होता है? 865 जूल पर ग्राम। यहाँ पर आप देखो कि जो केमिकल अटैक हम बोल रहे हैं ना, सल्फेट अटैक, ये क्या होता है? C3A कंटेंट आपका सीमेंट में है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट आपका सीमेंट में है, और सल्फेट अगर आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फेट का कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4, C3A कंटेंट आपका सीमेंट में है और सल्फेट कंपाउंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आपस में रिएक्ट कर दिया जा रहा है, और ये केमिकल रिएक्शन के बाद कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, याद रखिएगा, हाईलाइट करके दिया हूँ, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट जेनरेट करती है। और ये क्या करती है? कंक्रीट को कोरेजन और डिटेरियरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंक्रीट का कोरेजन और डिटेरियरेशन करने के लिए कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए कैसे जनरेट हो जाता है ये ना? अगर आपका सीमेंट में C3A कंटेंट है और साथ में कैल्शियम कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट जनरेट करते हैं, ठीक है, जो कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर को कोरेजन और डिटेरियरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। ये सबसे बेकार सीमेंटिंग कंटेंट है, ठीक है। ये सबसे बेकार सीमेंटिंग कंटेंट है, ये वर्स्ट सीमेंटिंग मटेरियल है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कुछ खास नहीं है, 400 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट, ये भी क्विक सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर, 24 आवर्स तक ये हाइड्रेट कर जाती है।
ठीक है। तो चारों जो कंटेंट है बोक्स कंपाउंड, ये हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। सीमेंट में मेनली 4 कंपाउंड्स होता है, क्लिंकरिंग कंपाउंड्स और बोक्स कंपाउंड, BOGUES बोक्स कंपाउंड। ठीक है, ये चारों बोक्स कंपाउंड क्या क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में कंपेयर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट में कंपेयर। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फास्ट रिएक्ट करते हैं, 7 दिन का स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाई कैल्शियम सिलिकेट स्लो रिएक्ट करते हैं और 28 डेज के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लैश सेट क्विक सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये जो है ये वेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है, ज़्यादा कुछ काम इसका है नहीं और स्लाइटली वॉल्यूम को चेंज कर देती है। ठीक है, और ये कुछ खास महत्व सीमेंट में इसका होता नहीं है। ठीक है, सो ऐसे आप रिवाइज कर लो बोक्स कंपाउंड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सीमेंट में मेनली जो मेन सीमेंट होता है वो OPC होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसी में बोक्स कंपाउंड को ऊपर नीचे आगे पीछे करके ब्लेंडिंग को चेंज करके, ठीक है, कहीं पर मान लीजिए पोजोलाना डाल दिया, कहीं पर कुछ और डाल दिया, तो और इसमें से हम ब्लेंडिंग सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, सो मेन जो सीमेंट है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है और इसी के साथ ही कुछ कंपाउंड को ऐड करके, कुछ कंपाउंड को बढ़ा के, कुछ कंपाउंड को कम करके हम अलग अलग सीमेंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो सीमेंट का टॉपिक रह गया वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। अगर मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।